हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 16 में हम लोग बात कर लिए थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी स्टेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। अगर कोई भी गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है, अगर वो जो ऑफिस होगा अगर गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का होगा, तो उसमें हर व्यक्ति को, हर कास्ट को, हर रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इस बारे में आर्टिकल 16 में हम लोग समझ चुके थे। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं, अनटचेबिलिटी की बात करने वाले हैं। छुआछूत जो हमारे स्टेट या फिर अपने राज्य, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो राज्य को डिफाइन करता है, कंट्री और स्टेट में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। स्टेट के लिए 4 कंडीशन होते हैं, जो अगर किसी भी चीज़ को अगर स्टेट कहना है तो उसके लिए 4 फंक्शन होनी चाहिए। उसके पास में पॉपुलेशन होना चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और पॉपुलेशन तो ऐसे भी, और एक एरिया होनी चाहिए। तो हम लोग स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट उसको कहते हैं जिसके पास 4 गो फंक्शन रहता है। सॉवरेनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया एक खुद ही स्टेट है और उस स्टेट के अंदर में बहुत सारे स्टेट हम लोग कहते हैं, जैसे यूपी, बिहार, ये सब चीज़ स्टेट है। लेकिन इसके पास में वो फंक्शन नहीं है जो अपने सॉवरेनिटी को लेकर के, अपने ट्रेड को लेकर के किसी इंटरनेशनल मार्केट में जा कर के अपने किसी भी सामान को सेल करे। ऐसा अथॉरिटी इसके पास नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में दिया जाता है। और ये स्टेट जो डिफाइन हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अगर करें तो आर्टिकल 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट देता है। और ये स्टेट यूपी बिहार वाले स्टेट को डिफाइन नहीं करता है, एक स्टेट डिफाइन करता है, किसी अथॉरिटी को डिफाइन करता है। और वो अथॉरिटी किस तरह का होगा, तो किसी न किसी गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक तरह का अथॉरिटी है। जैसे NGOs भी बहुत सारे होगा, वो सबसे अथॉरिटी है। पुलिस होगा, ये सब अथॉरिटी है। तो इसके बारे में जो डील करता है वो आर्टिकल 12 करता है। इसके बाद हम लोग बात किए थे आर्टिकल 13, जिसमें हम लोग बात किए थे कि फंडामेंटल राइट्स को, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसके पहले जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं जो लॉ, उसको समाप्त किए जाएंगे। और आगे चल करके जो लॉ बनाए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो उसको समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 13 डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 14 में हम लोग बात कर लिए थे कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है और ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल ही। अब समझिएगा, आर्टिकल 14 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 18 तक जो है ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 to 18 ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी में हम लोग 14, 15, 16 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 के बारे में। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में हम लोग ये बात कर चुके थे कि किस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया था, तो किसी भी सेक्स, रिलीजन के बेस पे किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो बात किया गया था आर्टिकल 15। 16 के अंदर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी। 17 के अंदर में जो बात करता है ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। और क्या बात करता है, तो अबोलिशन की बात करता है, मतलब समाप्ति की बात करता है। किस चीज़ के, तो अनटचेबिलिटी। अब देखिएगा, ये जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 12 से 35 तक डील करता है। ठीक है, इसमें लास्ट जो आर्टिकल 35 जो है ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट में अगर चेंजेस करना होगा तो ये फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट को, आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इसमें चेंजेस कर सकती हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी अमेंड नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 35 पावर देता है कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। अब देखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये भी क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल राइट्स में कितने आर्टिकल है, तो याद रखना है 24 टोटल आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर में है। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 के अंदर में आता है, पार्ट 3 के अंदर में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब देखिए, अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। अब देखिएगा, छुआछूत को
अपना कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी एक्ट या फिर कह सकते हैं बिल, ये डिफाइन नहीं किया गया है कि एक्चुअली ये छुआछूत होता क्या है। पहले समझ लेते हैं कि डिफाइन किसको किया है। ये कहा है कि अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं सोसाइटी के अंदर में, तो उसका प्रोहिबिट करने की बात की गई, प्रोहिबिटेड करने की बात की गई है। अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को, तो उसको वो जो दंड जो होगा या कह सकते हैं वो जो इंसिडेंट होगा उसको पनिशेबल माना जाएगा, मतलब उसको अपराध माना जाएगा। उसको हम लोग ये कहते हैं कि ये क्या होगा, अपराध माना जाएगा, ठीक है, इसको क्राइम माना जाएगा। अब समझने की बात है कि ये तो प्रैक्टिस जो करता है उसको क्या फॉरबिडन किया गया है, और ये क्या कहा गया कि ये पनिशेबल है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो वो क्या है, पनिशेबल है, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। इस बारे में डील करता है। लेकिन अनटचेबिलिटी को प्योरली डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो कहीं भी देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं भी आपको ये नहीं कहा गया कि किस बेस पे किसी भी व्यक्ति को अनटचेबल, जैसे मान लीजिए कोई गंदा व्यक्ति आकर के आपके देह में सट जाता है, अपने बॉडी में सट जाता है, तो क्या उसको भी हम लोग अनटचेबिलिटी के अंदर लाएंगे क्या, और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग उसको भी अपराध मानेंगे क्या। तो उसको डिफाइन प्योरली नहीं किया गया किसी भी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसको डिफाइन करने के बाद जो करता है मैसूर हाई कोर्ट करता है, इसको हम लोग समझेंगे। पहला चीज़ याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया था इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और ना ही एक्ट के अंदर में इस चीज़ को डिफाइन किया गया कि किसको हम लोग बोलेंगे अनटचेबल बोल देंगे। यहाँ पे लिखिए नॉट डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट और एनी एक्ट, है ना, और एनी एक्ट, तो याद रखना है। अब इसको डिफाइन करने के लिए कौन आया है, तो याद रखिएगा मैसूर हाई कोर्ट। मैसूर हाई कोर्ट अनटचेबिलिटी को डिफाइन कुछ अलग तरीका से करता है। देखिएगा, अनटचेबिलिटी के पहले के जो स्टेटस थे इंडिया में, हम लोग इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि शुरू वैदिक पीरियड से ही हम लोग बात करें, उस समय बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे अनटचेबिलिटी मार्केट में आ गए थे, अपने सोसाइटी के अंदर में आ गए थे। उसको समाप्त करने का कोशिश करने का प्रयास किया गया आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। और वो जो वैदिक पीरियड से चलता आ रहा था वो आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा था अपने सोसाइटी के अंदर में। जैसे किसी भी कास्ट के बेस पे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करना या फिर अनटचेबल मानना कि वो उसके देह में नहीं सटना। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, अगर अपर कास्ट के कोई भी लोग हैं अपर कास्ट के, तो लोअर कास्ट के लोग को वो मानते थे कि अछूत है, वो देह में छुआ जाए तो पूरे कहते थे धर्म नष्ट होने की बात करते थे। इस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश किया गया आर्टिकल 17 के अंदर में, और इसको अनटचेबल रखा गया। अब इसको अनटचेबिलिटी के जब मैसूर डिफाइन किया तो ये कहा कि ये सोशल डिसेबिलिटी है। अब सोशल डिसेबिलिटी किस बेस पे डिफाइन किया, तो कहा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पहला चीज़ याद रखिएगा, इनिशियली जब हम लोग अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, तो किस बेस पे छुआ जाए, छुआछूत को माना जाए या कहाँ पे नहीं माना। बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे छुआछूत को अलाउ भी किया जाता है, ठीक है। बहुत जगह जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं या फिर कोई रिलीजियस पर्पस से जा रहे हैं, तो उस समय अगर कोई गंदा व्यक्ति या फिर जो मांस काट रहा हो वो आकर के आपके साथ सट जाए, तो वो भी छुआछूत के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो भी गलत है। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग कहेंगे कि छुआछूत कर रहा है तो उसको पनिशेबल होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसको प्रिमिटिव कुछ डिस्क्रिमिनेशन दिए जाते हैं, कुछ अनटचेबल दिए जाते हैं ताकि वो करे। वहाँ पे वो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है तो वो कर सकता है, लेकिन इस बेस पे नहीं कर सकता कि वो दूसरा कास्ट का है तो करेगा, या फिर ये तीसरा कास्ट का है तो ये करेगा। तो किसी कास्ट बेस पे नहीं करना है, ऐसा बात की गई है ये इसके अंदर में आर्टिकल 17 के अंदर में। तो ये डिफाइन कर दिया, सोशल डिसेबिलिटी डिफाइन कर दिया कौन सा, मैसूर हाई कोर्ट। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। नॉट सोशल बाइकॉट। अब देखिए यही बात कहें कि ये इसको सोशल बाइकॉट नहीं समझा जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई रिलीजियस पर्पस से कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी कास्ट के बेस पे। वो रिलीजियस पर्पस से है तो फिर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं। ये डिफाइन किया, इतना ही आर्टिकल मैसूर हाई कोर्ट इस बात को डिफाइन करता है।
आगे चल करके बहुत सारे केसेस आती है। तो एक हम लोग इम्पॉर्टेंट केस है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आया था, उसको समझ लेते हैं कि वो कौन सा केस है और उसमें क्या डिफाइन किया गया अनटचेबिलिटी को। उसको अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि आर्टिकल जो 17 के अंदर में जो अनटचेबिलिटी को जो डिफाइन किया है वो मैसूर हाई कोर्ट कुछ हद तक डिफाइन किया। वो क्या क्या है, ये कहा कि सोशल डिसेबिलिटी है। आगे चल करके एक नया सा केस आया था जिसको हम लोग बोलते हैं देवरजिया वर्सेस पद्मानंद, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आया था। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आया था। इन्होंने क्या कहा कि अनटचेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा गया है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा गया है। इसका कोई ग्रामेटिकल लॉ या फिर ऐसा नहीं कर सकते कोई बड़ा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या फिर नया सा कुछ रूल बना सकते हैं। इसका कुछ न कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जिसके कारण से ऐसा लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और द प्रैक्टिसेस जो अनटचेबिलिटी कास्ट के बेस पे किए जा रहे थे, उसी को कहा कि ये अनटचेबिलिटी का मतलब है कि ये जो हिस्टोरिकल पहले से जो चलता आ रहा है अनटचेबिलिटी कास्ट के आधार पे, उसी का प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं कि उसी को प्रोहिबिट करने का, उसी को अबोलिश करने की बात करता है। तो ये आर्टिकल इन्होंने कहा, इस केस में कहा गया, मद्रास हाई कोर्ट कहा कि आर्टिकल 17 के अंदर में जो लिखा गया है वो कहा गया है कि कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, अनटचेबिलिटी की जो बात की जाती है वो कास्ट बेस होता है, उसी को हम लोग रखें अनटचेबल के अंदर। कास्ट बेस अगर किसी व्यक्ति कास्ट बेस पे किसी के साथ में छुआछूत का कुछ भेदभाव किया जा रहा है तो उसको पनिशेबल करने का कोशिश किया गया इस मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखिएगा एक और केस आया था जिसको पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस आया था 1982 के अंदर में। इसमें क्या कहा गया कि अब देखिएगा ये जो हम लोग जान रहे हैं कि जो भी डिफाइन कर रहा है स्टेट के लिए डिफाइन करता है। हम लोग ये जान चुके हैं आर्टिकल 12 पहले ही डिफाइन करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेट कर रहा है तो कोई किसके बारे में बात करता है, तो स्टेट के बारे में बात करता है। तो वो पहले ही फिक्स कर चुका है कि कौन होगा। अब यहाँ से ये जो है, ये जो पहले से जो ये सब डिफाइन कर दिया गया कि कास्ट बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं उसको पनिशेबल माना जाएगा, तो ये तो स्टेट के लिए डिफाइन हो गया। तो फिर प्राइवेट जो लोग होंगे, प्राइवेट जो पर्पस से लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाएंगे ग्राउंड लेवल के, उसको कैसे समाप्त किया जाए। अगर किसी होटल के अंदर में कोई व्यक्ति खराब कपड़ा कह सकते हैं पहन करके जाता है तो उसको होटल से बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ इस बेस पे कि वो देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या ये भी कोई प्राइवेट, मान लीजिए कि कोई कोचिंग संस्था हो सकती है फिर या कोई होटल हो सकती है, वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं सिर्फ ये देख करके, उसके हुलिया का देख करके, कास्ट नहीं भी देखा जाए लेकिन उसके हुलिया का देख करके जो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं, क्या वो सही है? उसको अब प्रोहिबिट करने के लिए अब एक नया सा ये जो केस आया उसमें इसको डिफाइन किया गया कि ये जो सोशल कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं कहीं भी प्राइवेट के अंदर में या फिर स्टेट पर्पस से, ये प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर में या फिर स्टेट अथॉरिटी के अंदर में अगर इस तरह के कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो उसको भी पनिशेबल माना जाएगा। इस बारे में डिफाइन करता है एक केस। तो ये वाली बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि कैसे कैसे किस तरह से, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, इतना याद रखिए ताकि बैकग्राउंड कुछ तैयार हो जाए। ऐसे करके इस एसटी और एस अभी देखेंगे, अभी एसटी और एससी करके बहुत सारे डिफरेंशिएट चल रहे हैं। अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए बहुत सारे लॉ भी लाए गए हैं, जिसमें से एक याद रखिएगा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में आया था। उसके बाद एक आया था इसको एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो 1989 के अंदर में आया था। ये सब जो है ये अनटचेबिलिटी जो सोसाइटी के अंदर में आ रहा था उसको अबोलिश करने की बात करता है, उसको समाप्त करने की बात करता है। ऐसे बहुत सारे लॉज लाए गए और आज भी प्रैक्टिस होते हैं बहुत सारे बेसिक ग्राउंड पे कह सकते हैं जो प्रैक्टिस होते हैं गांव साइड में। ऐसे रियलिटी अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो पहले प्रैक्टिस किए जाते थे उस तरह से अभी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे समाज में है। जैसे कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर में एक दलित के ऊपर कोई ये टॉयलेट कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो इससे हम लोग अभी छुआछूत जो है इससे अभी हम लोग पूरा तरह से समाप्त नहीं हुए। ये सोशल डिसेबिलिटी है जो अंदर है हर व्यक्ति के अंदर में, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। हम लोग चाहेंगे एकदम इंस्टेंट किसी लॉ को बना करके समाप्त करना तो पॉसिबल नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर जो घर कर चुका है कि हम
भूमिहार, हम पंडित जी और ये नीच कास्ट जैसे चमार, ये सब चीज़ अगर घर कर गया है तो उसको धीरे धीरे से समाप्त होने में भी टाइम लगेगा। तो ये शुरुआत की गई आर्टिकल के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे से जब अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर में आती है तो धीरे धीरे से ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। और इसको इन्फोर्स करने का काम जब कर दिया गया तो सिंपल सी बात है कि अब ये राइट हो गया किसी भी लोअर क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, कि वो अब पुलिस में जा सकते हैं या फिर कैसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई उनके साथ में इस तरह का प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करता है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जान सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है अगर कोई भी वायलेट करता है। तो इतना बात आपको समझ में आया आर्टिकल 17 के अंदर में। आर्टिकल 18 जो कि एक राइट टू इक्वलिटी के लास्ट आर्टिकल है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।